नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। और राहुल गांधी को मानहानि के एक मुकदमे में गुजरात की सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। उनके बाद उनको जमानत दे दी गई और वो अपने सेशन कोर्ट में इसकी अपील करेंगे। देश में अलग अलग जगह पे कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन की खबरें आने लगी हैं। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। और एक बहुत चौंकाने वाली बात यह हुई कि अब तक कांग्रेस का धुर विरोधी रहे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा कांग्रेस से विरोध है, लेकिन राहुल गांधी को जिस तरह इस तरह सजा दी गई उसका हम विरोध करते हैं। ये एक नई रणनीति है। ऐसे दौर में जब ये माना जा रहा था कि गैर कांग्रेस गैर भाजपा मोर्चा बनेगा, अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने गए थे। ममता बनर्जी आज 4 बजे नवीन पटनायक से मिल रही हैं। तो ये माना जा रहा था कि एक गैर कांग्रेसी गैर भाजपा मोर्चा होगा, जिसमें केसीआर होंगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल होंगे, जिसमें ममता बनर्जी होंगी, जिसमें नीतीश बाबू भी आ सकते हैं, जिसमें अखिलेश यादव होंगे। तो ये एक गैर कांग्रेस गैर भाजपा का प्रयोग होगा। लेकिन राहुल गांधी की आज की सजा के बाद विपक्ष को लगने लगा है कि शायद चुनाव आते आते सबको भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में ना डाल दिया जाए। कल अखिलेश यादव ने भी आशंका जताई थी कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये मानहानि का केस क्या है और मानहानि होती क्यों है? अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून, जिसमें डिफॉर्मेशन क्रिमिनल सूट भी दाखिल है, जिसको संविधान पीठ कई बार खत्म करने की भी सिफारिश कर चुकी है। तो मैं कोशिश कर रहा था आज आपसे कि मैं आपको उन पत्रकार से मिलाऊं जो पत्रकारिता के साथ जिनको कानून की भी बहुत ज़्यादा जानकारी है और जो बहुत पढ़ते लिखते हैं और देश और दुनिया में अपनी पत्रकारिता, अपनी ईमानदार पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। हमारे लिए एक आदर्श, एक आइडियल जर्नलिस्ट कैसा हो सकता है, इसको हमने शुरुआत अपने पत्रकारिता के दौर के शुरुआत से उनको देखा है, उनसे बहुत सीखा है। वो देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादक जिस संस्था के सदस्य होते हैं, उसके सालों साल तो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में शुचिता है। पत्रकार ज्यादा पढ़े लिखा करें, पढ़ लिख कर बोलें और पढ़ लिख कर ही लिखें, इस बात का वो बहुत जोर देते रहे। और मुझे लगता है कि इस मामले में आज मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सजा और मानहानि को समझने के लिए उनसे बेहतर व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। तो मैं सीधे लेके चलता हूं आपको एनके सिंह जी के पास। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्षमा चाहूंगा अचानक आपको इतने कम समय में मैंने आपको परेशान किया। एक्चुअल में ये जो राहुल गांधी को सजा हुई है, पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि ये मानहानि होती कब है? क्या केवल विपक्ष का नेता बोलता है तभी मानहानि होती है? एक केंद्र का मंत्री दिल्ली में नारे लगाता है गोली मारो सालों को, और पब्लिक अगला वाक्य पूरा करती है, अदालत कहती है वो मुस्कुरा के कह रहे थे, गाली देने वाली बात, वहां मानहानि नहीं होती, वहां क्रिमिनल सूट दायर नहीं होता। ये मानहानि का मुकदमा सर लगता क्यों है, और ये अंग्रेजों के बनाए कानून आज भी देश में चलते क्यों हैं? संजय, इसके पहले कि हम विस्तार से बताएं, दरअसल आपको आभार नहीं हमारा मानना चाहिए, क्योंकि आपके व्यूवर्स के प्रति मेरा भी दायित्व है कि इस सत्य को हम बताएं और आने वाले खतरे के प्रति आगाह करें। सिर्फ आपके अध्यक्ष को या दिल्ली के मुख्यमंत्री को ही नहीं इसमें साथ में होना चाहिए, ममता बनर्जी से लेके सारे लोगों को इस समय साथ होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं है, सत्ता के प्रति जो भी एक एनालिसिस करता है और उसकी गलती या सही बताता है, उस सभी लोगों को, या सोचता है ऐसा और वो मुखर है, उस सभी को एक साथ होना चाहिए। ये खतरा किसी राहुल गांधी के लिए नहीं है, ममता बनर्जी या किसी अन्य के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए आने जा रहा है। जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, मैं दूर तक देख पा रहा हूं। तो ये वो जो हिटलर का एक कहना था, जिसने उसके जो किताब है अपनी मैन काम्फ, उसमें अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 349 पे बड़ा अच्छा उसने कहा है कि हमें उन लोगों की मनस पे कब्जा करना है, उनके मन सोच को बदलना है, जो कि नीचे का वर्ग है, जिसको सोचो उससे कोई मतलब नहीं है, जो समझता नहीं है। तो मोदी एक तरफ उसको पकड़ रहे और दूसरी तरफ जो आवाज उठाने वाला है, जो उस मनस को, जो उस चिंतन को बदल सकता है, उनको ये घेरना है। अब हम आते हैं इस मुद्दे पे। अकेला भारत समृद्ध देशों में अगर हम कहें जिनका जीडीपी अच्छा है,
कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को छोड़ दीजिए, तो पूरी दुनिया में अकेला भारत है जहां की डिफेमेशन को क्रिमिनलाइज किया गया है, मतलब उसमें सजा भी हो सकती है। करीब 50 मुल्क ऐसे हैं जहां डिफेमेशन तो है लेकिन वो सिविल केस है। भारत में दोनों है। यहां आप, अगर मैंने आपको कुछ कहा तो आप मेरे ऊपर अपनी हैसियत के हिसाब से 1 करोड़ के मुआवजे का कर सकते हैं सिविल डिफेमेशन, या मुझे क्रिमिनल डिफेमेशन में जिसमें राहुल गांधी को ले जाया गया है वो भी कर सकते हैं। अब जरा आप गौर कीजिएगा राहुल गांधी ने कहा क्या है। ये बात है कोलार की, 2019 का चुनाव था लोकसभा का, और कोलार में उन्होंने जो कहा है वो सेंटेंस क्या है, एक छोटा सा भाषण है, तो उसमें उन्होंने कहा है, मेरा एक छोटा सा सवाल है, इन सभी चोरों के नाम मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढा जाए तो और बहुत सारे मोदी मिलेंगे। ये उनका स्टेटमेंट था। दौर क्या था ये? आपको याद होगा राफेल इसी दौर का था, और सरकार पे कई अन्य आरोप भी लग रहे थे बिजनेस हाउसेस से नेक्सस के। अब हम आते हैं डिफेमेशन। डिफेमेशन 499 आईपीसी का ये दफा है, 499 का दफा है। इसमें एक्सेप्शंस दिए हुए, किताब में ही, कानून में ही दिए हुए हैं कि इसके कुछ अपवाद होंगे। आप जानते हैं पहला अपवाद क्या है? इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड, और अगर ऐसा कोई आरोप लग रहा है जिसमें पब्लिक का की अच्छाई अंतर्निहित है, पब्लिक गुड का मतलब कि जनरल पब्लिक के कल्याण के लिए, तो वो अब डिफेमेशन नहीं होगा। ये पहला एक्सेप्शन है। और यहां पे इशू क्या है? नीरव मोदी मेरा पैसा लेके भागा था, देश का पैसा लेके भागा है। ललित मोदी ने भी यही किया है, सरकार तलाश रही है। और तीसरा, इनके नेक्सस, इनके संबंध नीरव मोदी से, वो वहां का रहने वाला है, इसको जक्सटापोज, नजदीक लाया जा रहा है। राहुल गांधी ने यही किया है। इसको कहीं से ये डिफेमेशन नहीं है, पहला। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, जैसे देश का प्रधानमंत्री, अगर उसके किसी कंडक्ट पे कोई आरोप लगाया जा रहा है जो पब्लिक गुड में है, तो वो डिफेमेशन नहीं होता, वो मानहानि कहीं से नहीं होती। जज साहब ने ये नहीं देखा, जेएमएम वहां का, सूरत का, उसको ये नजर नहीं आया कि इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, और वरना कोई भी पॉलिटिक्स में तो डिस्कशन ही नहीं होगा। आप जैसे ही मंच पे कुछ कहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहेंगे, डिफेमेशन हो जाएगा। आपने कहा कि ये सरकार वो है, करप्ट है, तो आप जेल चले जाएंगे। इसीलिए ये प्रावधान दिए गए हैं। और तीसरा क्या है? कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। अगर नरेंद्र मोदी के कंडक्ट को पब्लिक क्वेश्चन, क्योंकि नीरव मोदी से उनके संबंध है, ये कह के किया जा रहा है, तो ये कहां से गलत है? तो पहला तो ये है। दूसरा, कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने एक अपील भी की थी, जो बड़ी अच्छी अपील थी, जिसमें कहा गया था, साहब अगर डिफेमेशन हुआ है तो नरेंद्र मोदी का हुआ है ना, नीरव मोदी का हुआ है, ललित मोदी का। ये एमएलए वहां का लोकल कैसे कह रहा है? अब आपको हम एक तर्कशास्त्र की, जो एमए और बीए में पढ़ाया जाता है, एक चीज होती है, एक सेंटेंस सुनिए, आपके व्यूअर्स को ये जानना चाहिए। सभी गाय पशु हैं, लेकिन सभी पशु गाय नहीं है। ये एस&टी के उसमें चलता है कि सभी गाय पशु हैं, लेकिन सभी पशु गाय नहीं होते। शेर भी हो सकता है, गीदड़ भी हो सकता है। उसी तरह जब इन्होंने ये सेंटेंस कहा कि मोदी, सभी जो चोर हैं वो मोदी कैसे, इसका मतलब नहीं हुआ कि सभी मोदी चोर हैं, ये इसका मतलब नहीं होता है। उन्होंने ये कहा कि भाई क्या बात है, सभी जितने भी चोर हैं उनके नाम के आगे मोदी लगा है। मान लीजिए कि कल अखबारों में खबर छपी कि साथ गुजरात, पंजाब, राजस्थान, इन जगहों पे एक चोर का गैंग है जो लाल कपड़े पहन के चोरी कर रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि भाई आजकल चोर लाल कपड़े पहन के आ रहा है।
लेकिन तब एनके सिंह का मुकदमा कर दे संजय शर्मा पे कि भाई मैंने भी लाल कपड़ा पहन रखा है, आपने मुझे चोर कहा है, ये गलत है, ये प्रेमाइसी गलत है। तो वो एमएलए का अपील तो पहले ही खारिज कर देना चाहिए कि राहुल गांधी ने सभी मोदी चोर हैं ये नहीं कहा है, चोरों का एक संख्या है जिसमें मोदी बहुत से ज्यादा है, उसने ये कहा है। राहुल गांधी ने जो सेंटेंस कहा है वो ये है, लिहाजा एक तो ये पहले ही खारिज हो जाना चाहिए, दूसरा मैंने एक्सेप्शन पढ़ के बताया उससे खारिज हो जाना चाहिए। लेकिन अजीब स्थिति है और जज साहब को ये कहीं से समझ में नहीं आया, ये पहला वो है। अब अपोजिशन में या आज ये जरूरत इस बात, आप सोचिए कि मोदी सरकार के खिलाफ बोला जा रहा है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो उस पर मुकदमा हो जा रहा है। आप, मुझे बचपने में याद है कि एक सीबी गुप्ता चीफ मिनिस्टर थे, हम लोग बच्चे थे तो नारा चलता था गली गली में शोर है, और वो नारा लिखा भी जाता था सीबी गुप्ता चोर, ये कहा जाता, मतलब होता था कि सीबी गुप्ता की सरकार चोर, ये कहा जाता था। इंदिरा गांधी को इसी तरह कहा गया, आपको याद होगा, बहुत भद्दी भाषा कही, उनके लिए तो बहुत भाषा गई थी, कई कई गंदी चीजें कही गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे होता है, अगर इस पे मुकदमा होने लगे तो हम में से कोई घर में नहीं रहेगा, सारे लोग जेल में होंगे, तब तो हम सरकार के कोई निंदा कर ही नहीं पाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि हम उस अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं जो आने वाले दिनों में एक बड़े खतरे का सूचक है, इससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और 499 का ये मुकदमा, अब इसका खतरा क्या है, आपने अभी अपने परिचय में शायद वो नहीं बोला, आगे बोलते। इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखा होगा किस तरह से रामपुर के एक विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई, तो अगले कुछ घंटे में स्पीकर ने उसको विधायकी से खत्म कर दिया। यहां पे कन्विक्शन, 2 चीजें होती हैं सजा में, कन्विक्शन और सेंटेंसिंग, कि आप अपराध तो किए हैं, अपराधी हैं, अब सेंटेंस कितना होगा ये हम बताते हैं। तो 2 पार्ट हो जाते हैं सजा के, कन्विक्शन और सेंटेंस। यहां पे क्या किया है, इन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है, कन्विक्शन पे स्टे दिया है कि आप 1 महीने में कन्विक्शन ऑपरेट नहीं, ये कन्विक्शन नहीं होगा, आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं, अपीलेट कोर्ट में जा सकते हैं। चूंकि क्रिमिनल ऑफेंस है तो इसकी अपील लाई करती है सेशंस कोर्ट में, ये जेएमएम कोर्ट से हुआ है, तो इसमें वो सेशंस कोर्ट ही राहुल गांधी जा सकते हैं। अब सेशन कोर्ट में राहुल गांधी अपील क्या करेंगे कि कन्विक्शन स्टे किया जाए, न कि सेंटेंस, सजा, क्योंकि अगर कोर्ट ने हियरिंग करना शुरू, अपीलेट कोर्ट ने कर दिया, तो जाहिर है कि वो इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस स्टे हो गया, राहुल गांधी जेल नहीं जाएंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, कोर्ट को कन्विक्शन भी स्टे करना पड़ेगा, और कन्विक्शन कुछ केसेस में हुआ है, सिद्धू वगैरह के केसेस में हुआ है कन्विक्शन स्टे। तो अगर कन्विक्शन स्टे हो जाता है तभी राहुल गांधी बचेंगे, वरना पहली अपॉर्चुनिटी में लोकसभा के स्पीकर महोदय का सेक्रेटेरिएट राहुल गांधी को संसद से निकाल देगा। निकालना तो ये चाहते ही थे, आपको याद होगा जब उन्होंने विदेश में कहा इंग्लैंड में जाके, तब से इनके लग रहा था कि किस तरह निकाल दिया जाए, लेकिन इनको लगा कि पॉलिटिकली ये निकालना जो है संसद से, एक हमारे संसद में कानून है जो बड़ा गंदा कानून है, वो कानून ये है कि किसी भी सदस्य को सामान्य बहुमत से निकाला जा सकता है। अब जरा सोचिए, वो करोड़ों लाखों वोट लेके आता है अपनी उससे कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन उसको कुछ लोग मिलके संसद के सिंपल मेजॉरिटी से निकाल सकते हैं, जबकि किसी अगर उसको निकालना हो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को, तो उसके लिए 2/3 मत चाहिए दोनों सदनों का। लेकिन हमारा मेंबर जो है वो इतना कमजोर होता है कि उसको चाहे जब चाहे आप निकाल दे। अगर बीजेपी बहुमत पे है और इनके पास बहुमत है, लिहाजा जब चाहे किसी मेंबर को निकाल सकते हैं। इतना घटिया कानून है, ये पार्लियामेंट्री व्यवस्था है। तो यहां पे क्या कर रहे थे, ये राहुल गांधी को वैसे भी निकालने जा रहे थे, अब निकालने के लिए उनको लगा कि ये ज्यादा आसान तरीका है कि ये मुकदमे वाला ले लो मामला, और जज साहब ने ये फैसला दे दिया। अब कितना आसान है कि राहुल गांधी को, साहब हमने क्या किया, ये तो कोर्ट ने किया है,
और ये कह के आप अगले कुछ घंटे में राहुल गांधी को निकालते। ये तो कहिए कि अभी कन्विक्शन पे वो नहीं हुआ है, कन्विक्शन को स्टे कर दिया है, लिहाजा माफ कीजिएगा सेंटेंस को स्टे कर दिया है और ये टाइम दिया है कि आप 1 महीने में कर दें। और ये नियम कब बना था? जस्टिस चंद्रचूड़, दीपक मिश्रा और एक जज और थे, इनकी 3 मेंबर बेंच ने 2018 में जो आपके आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, उसके सेक्शन 8 1 2 3 में बहुत स्पष्ट है कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो वो सदस्य नहीं रहेगा सदन का। पहले था कि 3 महीने के लिए उसको टाइम मिलता था और अगर अपील में वो हो गया है तो उसको मेंबरशिप नहीं जाती थी। यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ वगैरह इन सब ने मिलके ये 3 मेंबर बेंच ने ये फैसला दिया कि नहीं साहब, ये इमीडिएटली मेंबरशिप चली जाएगी, चाहे वो ऊपर के कोर्ट में कोई भी फैसला होता रहे, उस समय मेंबरशिप चली जाएगी। लेकिन एक इसमें सिर्फ यही विकल्प है कि कन्विक्शन को अगर स्टे कर देती है लोअर वो सेशंस कोर्ट, तब राहुल गांधी की मेंबरशिप नहीं जा सकती। तो मुझे लगता है कि ये उनके पास एक लीगल विकल्प है जो बहुत छोटा सा विकल्प है, पता नहीं कैसे होगा। मतलब राहुल गांधी के लिए सारी वो तैयारियां की जा चुकी हैं कि इनको सदन में न घुसने दिया जाए। एक पार्टी का नेता जिसको टोटल 12 करोड़ वोट मिलते हैं, अगर मोदी को इतना कुछ पापड़ बेलने के बाद 23 करोड़ मिले हैं पिछले 2019 में, तो राहुल गांधी को भी 12 करोड़ मिले। आप इस तरह से उसको संसद से निकाल देंगे, कोई ताज्जुब नहीं कि विदेश में आपने क्या बोला है, इसके नाम पे आप देशद्रोह का मुकदमा चला और राहुल गांधी को जेल में डाला। आप ये सब कर सकते हैं क्योंकि आपके में हयाज होती है। वो एक अजीब सी स्थिति है कि मोदी ने पॉलिटिकली ये नुकसान करेगा क्योंकि मोदी ने वो खिड़कियां बंद कर रखी है जहां से फ्रेश हवा आती है, जो आलोचना की हवा होती है। नतीजा क्या हो रहा है? चाटुकार बैठे हैं। मेरा कोई दावा तो नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत जल्दी पब्लिक ओपिनियन मोदी के खिलाफ होगी। ये जो वक्त आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे फिर से रियलाइज करेंगे कि नहीं, ये तो अधिनायकवाद की तरफ जा रहा है और ये वक्त लगभग आने के कगार पे है। मोदी को ये लगता है, वो बड़ा अच्छा शेर है, मैंने एक बार पहले भी सुनाया था आपके यहाँ, कि मोहब्बत इस तरह मालूम हो जाती है दुनिया को, मोहब्बत इस तरह मालूम हो जाती है दुनिया को कि ये मालूम होता है नहीं मालूम होती है। आपको यही लगेगा कि किसी को पता थोड़ी चल रहा है और सबको पता चल जाता है। और एक दूसरा शेर है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो मोदी उस फॉर्मेट पे है कि यहाँ पे हर आदमी यही बोल रहा कि रात है और मोदी जी भी खुश हैं कि रात है, जबकि सवेरे की बात है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये एक बड़ा चैलेंज होगी और पब्लिक ओपिनियन इस घटना के बाद, अगर आपने राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म की, जिसकी साजिश चल रही है, या जेल डाला, तो मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट होगा मोदी के पतन का। एन के सिंह जी, बहुत आपने सही बात की कि जनता को कहीं कहीं मामलों पे ये समझ आ रहा है कि अब ये मतलब जो बीजेपी के बहुत सपोर्टर हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, वो भी कह रहे हैं कि अब ये ज्यादा हो रहा है। तो ये जो अब ये ज्यादा हो रहा है वाला भाव पैदा होने लगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं करती। लेकिन बीच खड़गे जी आमतौर पर सीजेंड नेता माने जाते हैं, उन्होंने एक बड़ा भयंकर बयान दिया। भयंकर मैं दृष्टि से कह रहा हूँ, न्यायपालिका पर खुद लॉयर रहे हैं तो हमला करने से बचते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको मालूम था यही फैसला आने वाला है, बार बार जज बदले जा रहे थे। तो जो आप जो इशारा कर रहे हैं, बार बार जज बदले जा रहे थे, खड़गे कह रहे हैं, इसका मतलब ये प्लान था कि राहुल गांधी को सजा दिलवानी ही दिलवानी है। भाई ये अमित शाह के भी केस में हो चुका है, इस केस में भी हो रहा है। मुझे कोई वो नहीं होगा कि बहुत कुछ हो रहा है जो नीचे के लेवल पे जुडिशियरी, ये तो कहिए कि सुप्रीम कोर्ट आज भी है जिसकी मकबूलियत काफी हद तक कायम है और जिसका इंडिपेंडेंस अभी तक बचा हुआ है, वरना हमला तो वहां भी हो रहा है। कोई संस्था ये छोड़ेंगे नहीं, एक संस्था ऐसी नहीं बचेगी जिसकी रीढ़ हो। ये मोदी मॉडल का ये पहली शर्त है कि इसमें जो गवर्नेंस की गरिमा होती है उसको तोड़ दो किसी तरह, ताकि वो अफसर तन के खड़ा ना हो। तो अफसर तन के नहीं खड़ा होता है, संस्थाएं बकरी बन गई हैं, मेमे करती हैं। अब एक ये बचा हुआ है
मुझे लगता है कि ये जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट को भी इस समय सारे नॉर्म्स छोड़ के, एक प्रोविजन है, वैसे मैं बता भी दूं आपके व्यूअर्स के लिए, कि राहुल गांधी तो अपील में सेशंस कोर्ट ही जा सकते हैं, जो गुजरात में ही होगा, जाहिर है सेशंस कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हम जनता के लोग इसको लेके एग्रीव्ड पर्सन के रूप में वहां जा सकते हैं, पब्लिक कॉज को लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि साहब ये जजमेंट हमारी जो वो तमाम फीलिंग्स है उसको वायलेट करता है, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान तत्काल लेना होगा, क्योंकि हम इस सरकार को इतना डिक्टेटर होते नहीं देख सकते। एक पूरा 140 करोड़ का समाज इसी एक डिक्टेटर के नाम पे पूरा का पूरा हाईजैक हो जाए सिस्टम, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। लेकिन किसी की एक चीज और समझने की कोशिश करूंगा, आपके तो तमाम आपने पॉलिटिकल पार्टी को बहुत करीब से देखा है संपादक के रूप में, रिपोर्टिंग के दौर में। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी बहुत थी। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा देवी इंदिरा करके बात करते थे। कांग्रेस थी, उसने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था विदेश में, जबकि वो विपक्ष में थे, एक सम्मेलन में भेजा था। हमेशा एक डेमोक्रेटिक माहौल रहता था। बीजेपी के अंदर भी लोकतंत्र खूब रहता था, लोग आडवाणी वाजपेयी को खूब सुना दिया करते थे। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, क्या मोदी जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में जो सीनियर नेता है, मैं नाम भी ले लेता हूं, चाहे राजनाथ सिंह हो गए, गडकरी हो गए, कोई भी नेता हो गए, क्या कोई कह सकता है मोदी जी से कि आप ये गलत कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो केचुआ की हालत है, रीढ़विहीन हो चुके हैं। और वो ये मोदी की असल में किसी भी डिक्टेटर की सफलता की पहली शर्त होती है कि वॉइस ऑफ अपोजिशन इमनेट ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहिए। तो मोदी उसी प्रक्रिया में है कि वॉइस ऑफ रिजेंटमेंट, वॉइस ऑफ अपोजिशन जो विपक्ष की तरफ से आ रहा है उसको तो खत्म कर ही दो, अगला हमला हमारे ऊपर होगा। वो मुझे याद है नवाज देवबंदी का शेर, एक बार आपने भी उसको सुना था, वो ये था कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका। तो ये अगला नंबर आपका है। और ये डिक्टेटरशिप में यही होता है कि हर आदमी इस बात से डरता है यार मैं बचा हूं, लेकिन बचता कोई नहीं है। तो हम आपके व्यूअर से यही कहना चाहते हैं कि वो भी इसको अन्य लोगों तक ले जाए और बताएं कि ये खतरा कितना बड़ा है। अगर ये वो समझा लेंगे तब तो मुझे लगता है कि चीजें बदल सकती हैं। तो ये देखना होगा। और जहां तक आपने इसका कहा, आडवाणी का मुझे याद है, आडवाणी जी के पास हम बैठे थे, शायद चाय पी रहे थे या ऐसे कुछ था, एक नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आया और उसने काफी सुनाई तो चला गया। तो मैं बड़ा असहज हो गया, मैंने कहा ये तो क्या फालतू बात कर रहा था। उन्होंने आडवाणी जी ने कहा ये उसका अपना विचार है, बहुत सहज भाव में कहा कि कि अपना विचार है। इसी पार्टी में नरेंद्र मोदी को जब गुजरात दंगे हुए थे तो वाजपेयी जी ने कहा था कि राजधर्म निभाएं, और मोदी जी ने लगभग सहमे हुए, क्योंकि उस समय वाजपेयी हुआ करते थे, सहमे हुए कहा जी वही तो कर रहा हूं। तब मोदी का चेहरा उस तरह का था। और आप ताज्जुब करेंगे कि मोदी को बचाने वाले जो थे वो LK आडवाणी थे, और आज उनकी क्या दशा है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को लोगों को समझना चाहिए कि वो क्या स्थिति थी और वहां डेमोक्रेसी किस तरह की बीजेपी में होती थी उस जमाने में जब वाजपेयी आडवाणी होते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं है करने ला, करेगा अगले दिन CBI उसके घर पहुंचेगा और ये कह के होगा कि नहीं हमारा मंत्री भी गड़बड़ था, हमने उसके यहां भी छापा डलवा दिया। तो स्थिति बहुत खराब है। लिहाजा हम लोग को, चूंकि यह स्पेशल प्रोग्राम आपका है, तो हम यही कहेंगे कि व्यूअर्स इसको समझे और समझ के इसको जनता में आगे भी ले जाए, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है। राहुल गांधी का आज जो कुछ भी हुआ है, इसके बाद तो देश में पॉलिटिकल कमेंट्स बंद हो जाएंगे, कोई कर ही नहीं सकता। अगर ये राहुल गांधी के साथ हो सकता है तो हम सब तो छोटे लोग हैं। एंकर जी, एक किस्सा कहा जाता है, जब बाढ़ आती है तो एक ही नाव पर शेर और बकरी बैठ जाते हैं, कोई दूसरे को हानि नहीं करता। आज लोग हैरान है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं इस मुद्दे पर।
तो ये जो विपक्ष को क्या समझ आ रहा है कि अब एक एक करके कत्ल उसका हुआ हम चुकते वाली लाइन सबके सामने आ गई है, तो ये एक बीजेपी के लिए और नुकसानदायक बात होगी कि इस डर ने सारे विपक्ष को अगर एक कर दिया, 37% वोट इधर है और 63% उधर है। अगर ये रणनीति बन गई, देश में विपक्ष बन गया, थोड़ा तो गहरा सवाल है संजय, ये एक्चुअली ये आपने जितना आसानी से पूछ दिया, दरअसल ये इतना आसान नहीं है। ये विपक्ष एक होता कब है? ये डर तो अब हो गया है कि बचेगा कोई नहीं। अब मुश्किल क्या है, आप आज भी जानते हैं कि मोदी जी का जब पूरा बुलंदी पे था 2019 में, तो वोट कितने मिले थे? 36%, 37%। क्या मतलब हुआ? 63% वोट नहीं मिले थे, और ये वो वोट है जो कि डाले गए थे। परसेंटेज ऑफ टोटल वो कास्ट जो वोट पड़े हैं उसमें 36-37% मिले हैं, तो 63% तो नहीं मिले हैं ना। ये 63% अगर एक हो जाएंगे तो मोदी नहीं, इस देश में प्रजातंत्र ही रहेगा, वो अधिनायकवाद नहीं चल सकता। लेकिन पहले तो हम सबको एक होना पड़ेगा, तब विपक्ष भी एक हो जाएगा। दरअसल अंडा मुर्गी का यह मामला है, विपक्ष एक हो तो क्या उससे जनता भी एक होगी? सिर्फ हम लोग असल में गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, विपक्ष एक हो। दरअसल वो जो 63% वोट डाल के आए, वो ये मैसेज दे कि अब हम एक ही को वोट देंगे, वो होगा इस सल्तनत को हराने के। और तब ये विपक्ष एक होगा कि हाँ, अब हमें सरवाइव करना है तो हमें भी एक साथ होना पड़ेगा, एक कोई कोएलिशन बनाना पड़ेगा। तब ये मजबूर होके बनाएंगे, और तब बनाएंगे तो चीजें बदल जाएंगी। वरना इसी तरह ममता भी सताई जाती रहेंगी। आजकल नहीं सताई जा रही हैं तो साथ में हो गई हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि अधिनायकवाद कभी भी रुकता नहीं है। इसकी रफ्तार और एक्सपेंशन होता जाता है, तो कुछ दिनों के लिए बच जाए, लेकिन ज्यादा दिन नहीं लगेंगे जब फिर कोई शुभेंदु अधिकारी पैदा किया जाएगा और आपका भतीजा अगले नंबर पे है। इसको भी आपको भूलना नहीं चाहिए। जब तक बचा है तभी तक बचा है। तो इसलिए अधिनायकवाद का चरित्र समझिए, और अगर वो ममता बनर्जी नहीं समझती, अरविंद केजरीवाल नहीं समझते, या अन्य ओपोजिशन दल नहीं समझता, तो मुझे लगता है कि वो खतरे में है। नीतीश कुमार की समझ में आ गया है, बाकी लोगों को भी समझना चाहिए। शुक्रिया एनके सिंह जी, आज आपने इतना विस्तार से हम लोगों को बताया मानहानि के मुकदमे में। सेंसिटिव विषय है, अगर हमें फिर कुछ नई चीज समझनी होगी तो एक बार हम आपको फिर परेशान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सुन रहे थे एनके सिंह जी से, जो एक बहुत बड़े लोकतंत्र के खतरे के बारे में मुझसे और आपसे और तमाम दर्शकों को बता रहे थे। बात सत्ता के सवाल के समर्थन का, सत्ता के विरोध का नहीं है, बात है इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती का। किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था, किसी भी दल को यह एहसास हो जाना कि वो लोकतंत्र से ऊपर है, देश के लिए खतरनाक है। मुझे लगता है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। मैं कुछ के शायद एनके सिंह जी फिर कुछ कह रहे हैं, पर मैं आपको रोकूंगा बीच में। एक सेकंड, हम माइक आपको सर प्लीज। मैंने एक चीज भूल गया था बताना, आपके व्यूअर्स को माफ कीजिएगा, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, लेकिन हम फिर से इसमें वो कर रहे हैं। ये हुआ क्यों? राहुल गांधी पे हमला तेज क्यों हुआ? दरअसल कांग्रेस ने 8 दिन पहले से वहां पे हमला किया है जहां मर्मस्थल है बीजेपी का या मोदी का। वो मर्मस्थल क्या है? एक नया वर्ड कोई कांग्रेस के एमएलए ने कुछ वर्ष पहले कॉइन किया था गुजरात चुनाव में। वो वर्ड था मोडानी वर्ड। कांग्रेस ने उसको अपने यहाँ वेबसाइट पे ले लिया। मोडानी का मतलब मोदी और अडानी का नेक्सस। फोटो भी बना दिए थे हाँ, फोटो बना के उसको काफी हद तक चला रहे हैं। ये वहां पे क्योंकि मोदी का यूएसपी था ईमानदारी, उस पे ये हमला है। तो कांग्रेस ने जैसे ही मोडानी को अडॉप्ट करके काफी तेजी से प्रचार किया, और ये नॉर्मल अब बनता जा रहा है। जैसे एक जमाने में मोदी का गुजरात मॉडल बना था, वैसे अब मोडानी आम प्रचलन में आ रहा है। ये उसकी वजह से नाराजगी है कि अच्छा ये हमला इस तरह से करेंगे तो अब इनको इस तरह से नीचे लाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुक्रिया एनके सिंह जी। आप सुन रहे थे ये परिचर्चा। मुझे यकीन है कि आपको लोकतंत्र को समझने के लिए ये परिचर्चा
बहुत अच्छी लगी होगी, अपनी राय से अवगत कराइएगा। हमारे कुछ और राज्यों में चैनल है, 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM कर्नाटक। अपील है, रिक्वेस्ट है आपसे, उनको भी सब्सक्राइब करिए, उन राज्यों की खबरों को देखिए, अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।